गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना अपना केमिकल काइनेटिक्स का नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ध्यान देना पिछले क्लास में ध्यान देना रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम लोग रेट कांस्टेंट कैसे लिखते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ कैसे लिखते हैं, ध्यान देना वह मैंने पढ़ा दिया था। इनफैक्ट ध्यान देना मैंने पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन भी पढ़ा दिया था। पैरेलल ऑर्डर में ध्यान देना एक टॉपिक बचा रह गया। ध्यान देना वो क्या था, बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ध्यान देना कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसके पहले ध्यान देना कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ हमने पढ़ा था, क्योंकि हमें पता, ध्यान देना ए यहाँ भी बी में कन्वर्ट हो रहा है, ए यहाँ भी सी में कन्वर्ट हो रहा है। जो ए ध्यान देना ए जो बी में कन्वर्ट हो रहा है, ए बी में भी कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान देना। और ए क्या हो रहा है, सी में भी कन्वर्ट हो रहा है। इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट क्या है, K2 है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका इसका रिएक्शन अलग है तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, E1। ये रिएक्शन अलग है तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, E2। तो वही समझाने के लिए क्या आ गया, ध्यान देना यहाँ पे ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी और सी में। इसका रेट ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, उसका रेट कांस्टेंट K1 है और एक्टिवेशन एनर्जी E1 है। ए से जो सी में कन्वर्ट हो रहा है उसका रेट कांस्टेंट K2 है और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, E2 है। ऑब्वियस सी बात है, एक ओवरऑल रेट कांस्टेंट होगा तो ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या होगा, Kn होगा। ओवरऑल रेट कांस्टेंट होगा, ध्यान देना ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी भी होगा, जिसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो देना इसको एक्सप्लेन करने के लिए ध्यान देना मैं थोड़ा सा यूज करूंगा, आरएनएस इक्वेशन का यूज करूंगा। ध्यान देना आरएनएस इक्वेशन इसी क्लास में ध्यान देना मैं पढ़ाऊंगा कि आरएनएस इक्वेशन कैसे डिराइव होता है। होता है क्या, ध्यान देना जो रेट कांस्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिया था, रेट कांस्टेंट जो है क्या होता है, ध्यान देना किसी भी, ध्यान देना रिएक्शन का रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, उसके एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। तो इसे लिखा हुआ के ई टू द पावर क्या है, माइनस ई ए बाई आर टी। किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी ये है और टेम्परेचर टी है। आर तो कांस्टेंट और ए भी क्या है, कांस्टेंट है। तो हमें पता है के एन, ध्यान देना जिसके लिए हमें कैलकुलेट करना है, के एन इज इक्वल टू, मैंने पहले ही कैलकुलेट करा दिया था, के एन इज इक्वल टू ओवरऑल ऑर्डर, ध्यान ओवरऑल जो रिएक्शन होगा उसका रेट कांस्टेंट क्या होगा, K1 प्लस K2 होगा। तो मैं एन के लिए ए एन ई टू द पावर माइनस ई एन बाई आर टी लिख सकता हूँ, के एन के लिए। ध्यान देना K1 के लिए ए वन ई टू द पावर माइनस ई ए वन बाई आर टी, ध्यान देना यहाँ पे वन होगा, ई ए वन बाई आर टी। और K2 के लिए क्या होगा, ए टू ई टू द पावर माइनस ई ए टू बाई आर टू, ए टू बाई आर टी। यहाँ तक समझ में आ रहा है। नेक्स्ट डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना जो भी हमारे पास के एन वाला टर्म है, ये पूरे टर्म को ध्यान देना पूरे को क्या करेंगे, टी के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। तो ध्यान देना हम पूरे को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, बस ए को डिफरेंशिएट करते देखते कैसे होता है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, ध्यान देना अब जो क्या था मेरे पास, के एन था, ध्यान देना के एन, ये के एन ही हमारा क्या था, ए एन ई टू द पावर माइनस ई एन बाई आर टी। तो ध्यान देना जब के एन को ध्यान देना टी से डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या है, कांस्टेंट है, ई टू द पावर समथिंग है, मतलब एक्सपोनेंट है। तो ये तो पूरा तो वैसे ही रह जाएगा, ए एन ई टू द पावर क्या होगा, माइनस ई एन बाई आर टी, वन बाई टी है तो ऑब्वियस उसके बगल वाला होगा वो जो मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ई एन बाई आर। फिर ध्यान देना वन बाई टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस वन बाई टी स्क्वायर। सभी को ध्यान देना डिफरेंशिएशन आता ही होगा, मैथ्स वाले सर ने पढ़ाया ही होगा, ध्यान देना डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में समझ में आ रहा है कैसे होगा, के एन इज इक्वल टू क्या था, ए एन ई टू द पावर माइनस ई एन बाई आर टी था। मैंने के एन को क्या किया, ध्यान देना डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ध्यान देना एक कांस्टेंट था, ये तो ऐसे ही होने वाला है। अब जो बच्चा एक्सपोनेंट का ई टू द पावर माइनस टू एक्स, ध्यान देना तो क्या लिखते हो, ई टू द पावर माइनस टू एक्स इंटू क्या होगा, माइनस टू। तो ध्यान देना ऑब्वियस माइनस ई एन बाई क्या होगा, आर। फिर वहां पे एक्स को डिफरेंशिएट कर तो यहाँ पे क्या मिल रही है, वन बाई टी है, इसलिए डिफरेंशिएट करके किस में कन्वर्ट हो गया, वन बाई टी स्क्वायर। तो एक्चुअली ध्यान देना ये पूरा जो टर्म है ये, इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना के एन लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना के एन, इसलिए क्या लिख दिया के एन। ध्यान देना नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर ई एन आएगा, नीचे क्या आएगा, आर टी स्क्वायर। मतलब के एन इज इक्वल टू क्या होगा, ई एन बाई आर टी स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है। एक को डिफरेंशिएट किया, आप सभी को डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। मैं लिख सकता हूँ के एन ई एन बाई आर टी स्क्वायर, मतलब क्या होगा, वहां पे के वन को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, के वन ई एन बाई आर टी स्क्वायर, के टू ए टू बाई क्या होगा, आर टी स्क्वायर। अब भाई के ध्यान देना जो आर टी स्क्वायर है, टेम्परेचर तो हमने क्या लिखा हुआ, कांस्टेंट लिया हुआ है। तो आर टी स्क्वायर आर टी स्क्वायर आर टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, सॉरी क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ई एन जो होगा क्या होगा, के एन ई एन प्लस के टू ए टू बाई क्या होगा, के एन। तो एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान देना एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का
फॉर्मूला क्या होगा ध्यान देना, अगर ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है तो सिंपल क्या करेंगे, रेट कांस्टेंट इनटू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस रेट कांस्टेंट इनटू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस रेट कांस्टेंट इनटू एक्टिवेशन एनर्जी अप टू क्या होगा n टाइम्स डिवाइडेड बाय क्या होगा k1 प्लस k2 प्लस k3 अप टू क्या होगा n टर्म्स। तो ये समझ में आ रहा है। जैसे ध्यान देना यहाँ पे मैंने लिखा भी, अगर ये देना nth ऑर्डर ए जो है कन्वर्ट हो रहा है के एन के टू के थ्री एन, तो ई एन क्या है ध्यान देना, के वन ई ए वन के टू ई ए टू के थ्री ई ए थ्री अप टू क्या होगा एन डिवाइड बाई क्या के एन प्लस के टू अप टू क्या होगा के एन। तो समझ में आ रहा है। ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का तरीका क्या था ध्यान देना, हाफ लाइफ हम लोगों ने जैसे कैलकुलेट किया था, हाफ लाइफ भी सभी को समझ में आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आ रहा है ध्यान देना। तो जब भी ध्यान देना तुम्हारा पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन होगा तो एक इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट तो होता ही होता है, उसका ओवरऑल रेट कांस्टेंट भी होगा। तो ओवरऑल हमारा क्या होगा ध्यान देना, हाफ लाइफ भी होगा, ओवरऑल हमारा क्या होगा एक्टिवेशन एनर्जी भी होगा। तो ध्यान देना ये तीनों चीज ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ध्यान देना पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक ध्यान देना इस पे क्वेश्चन आया नहीं है, पर फ्यूचर में एक्सपेक्ट किया जाता है कि यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान देना बहुत अच्छा अच्छा बनता है, इसलिए ध्यान देना एक्सपेक्ट किया जाता है कि यहाँ पे क्वेश्चन आए, या हो सकता है ध्यान देना इस साल जे एडवांस में क्वेश्चन तुम्हारे पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन पे आए। ध्यान देना मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आए, क्योंकि पहले ध्यान देना हमने जितना भी पढ़ा है, जीरो ऑर्डर पढ़ा हो, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा हो, सेकंड ऑर्डर पढ़ा हो, खासकर जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पे क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं। इनफैक्ट ध्यान देना केमिकल कंडक्टर जितने भी टॉपिक ध्यान देना उन पे बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म हो चुके हैं, ध्यान देना वो तो सब चीज आ चुका है। अगर कुछ नया कुछ करना चाहते हो ध्यान देना, या जेई मेंस या जेई एडवांस कुछ करना चाहेगा तो कहाँ करना चाहेगा ध्यान देना, यही पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन में आके कुछ वो नया कर सकता है। तो समझ में आ रहा है पैरेलल ऑर्डर ध्यान देना जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस के करस्पॉन्डिंग देखो तो बस उसके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर एडवांस में जाओगे तो फॉर्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान देना एडवांस में तो ऑब्वियस सी बात है हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन सभी को समझ में आ गया। अब बात करते हैं ध्यान देना सीक्वेंशियल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ध्यान देना पढ़ाने के लिए ध्यान देना मैंने सीक्वेंशियल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ा दे रहा हूँ, पर ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना लीस्ट इंपॉर्टेंट कहने का मतलब इसके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। कम इसलिए है क्योंकि ध्यान देना अगर तुमने गलती से आईआईटी में चले गए, ध्यान देना आईआईटी में जाओगे, सॉरी गलती से नहीं बोल दिया, गलत बोल दिया, अगर ध्यान देना आईआईटी में जाओगे और आईआईटी में ध्यान देना गलती से तुमने अलग जगह गलती लगा दिया था, अगर आईआईटी में जाते हो और गलती से तुमने ध्यान देना केमिकल इंजीनियरिंग ले लिया, तो सेकेंड ईयर में जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग करके एक चैप्टर पढ़ना होगा, या तुम्हारा एक कोर्स ही होगा ध्यान देना, वहाँ पे तुम्हें सीक्वेंशियल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ध्यान देना बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ध्यान देना यहाँ पे लिस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ध्यान देना इसको हमें कहाँ पढ़ना है, इंजीनियरिंग में। ध्यान देना ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसलिए ध्यान देना यहाँ पे मेरे लिए क्या भी कम इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते ध्यान सीक्वेंशियल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ध्यान देना सीक्वेंशियल में क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है ए बी में कन्वर्ट हुआ, बी सी में कन्वर्ट हुआ। ध्यान देना ए है, ए किस में कन्वर्ट हो रहा है बी में, तो रेट कॉन्स्टेंट क्या है K1 है, फिर बी किस में कन्वर्ट हो गया सी में, रेट कांस्टेंट क्या है K2 है। तो भाई क्या ध्यान देना अगर मैं ए की बात करूं तो ध्यान देना ए टाइम के साथ तो क्या करेगा डिक्रीज करता जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट है और टाइम के साथ ध्यान देना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा क्या होता है डिक्रीज ही करता है। बी की बात करते ध्यान देना तो बी ध्यान देना टाइम के साथ डिक्रीज इंक्रीज, ध्यान देना थोड़ा सा सोचना, बी है क्या इनिशियली ध्यान देना जब ए डिक्रीज कर रहा होगा तो क्या होगा बी फॉर्म होगा, बी फॉर्म होगा। तो टाइम के साथ ध्यान देना बी इंक्रीज करेगा, टाइम के साथ ध्यान देना क्या होगा बी इंक्रीज करेगा, ऐसे इंक्रीज करेगा, पर कुछ टाइम के बाद क्या होगा वो भी डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों डिक्रीज करना स्टार्ट होगा ध्यान देना जब ए था केवल, तो ध्यान देना ऑब्वियस बात बी और सी कुछ होगा नहीं, टाइम के साथ ए क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो ए टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है तो बी क्या होगा बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो ऑब्वियस से बात है बी इतना हो जाएगा कि सी में कन्वर्ट होने लायक हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला ध्यान देना बी टाइम के साथ क्या करता है कुछ टाइम पे तो इंक्रीज करता है फिर क्या करता है डिक्रीज करेगा, जबकि सी हमेशा क्या करेगा इंक्रीज करेगा। तो ध्यान रखना सीक्वेंशियल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में ध्यान देना जो रिएक्टेंट होता है इनिशियल जो रिएक्टेंट होता है वो हमेशा डिक्रीज करता है, और जो फाइनल प्रोडक्ट होता है हमेशा क्या करता है इंक्रीज करता है, जबकि जो इंटरमीडिएट होता है बीच में बी, जैसे इस केस में बी है इंटरमीडिएट होता है, वो हमेशा इनिशियली क्या करेगा इंक्रीज करेगा, पर कुछ टाइम के बाद क्या होगा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग आते ध्यान देना अपना नॉर्मल क्वेश्चन पे, कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी एट टाइम टी। ये तो ध्यान देना हम लोग इस चैप्टर में शुरू से करते आ रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी एट टाइम टी। तो कैलकुलेशन ऑफ सी ए टी, तो सी ए टी ध्यान देना क्या था ए किस में कन्वर्ट हो गया ध्यान देना
बी में, बी किस में कन्वर्ट हो गया, सी में। यहाँ पे क्या था K1 और यहाँ पे क्या था, ध्यान देना K2। तो माइनस डी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K1A लिख सकते हैं। माइनस डी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, K1A। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए सी ए टी इज इक्वल टू क्या होगा, सी ए नॉट टी टू द पावर माइनस K1T, या सी ए टी इज इक्वल टू क्या है, ए टू द पावर माइनस K1T। तो पहला ध्यान देना, पहले में तो दिक्कत ही नहीं है, तो आराम से सभी लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर मान के सॉल्व कर लिया। अब बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ सीबीटी। कैलकुलेशन ऑफ सीबीटी, कैलकुलेशन ऑफ सीबीटी में है क्या, ध्यान देना। जैसे मैं एक बार मिट गया, ध्यान देना, ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में, बी किस में कन्वर्ट हो रहा, सी में। तो ये मेरे लिए क्या है, K1 है, और ये मेरे लिए क्या है, ध्यान देना K2 है। तो डीवी बाई डी टी की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। तो अगर मैं K1 की यूज करूंगा तो ध्यान देना बी मेरे लिए क्या प्रोडक्ट है, तो अब इससे बात क्या लिखूंगा, K1 इंटू ए। अगर मैं K2 को यूज करूंगा तो बी मेरे लिए क्या है, रिएक्टेंट है, तो क्या लिखूंगा, माइनस K2 इंटू बी। तो ध्यान देना यहाँ रिएक्शन बैकवर्ड बैकवर्ड तो नहीं आ रहा, बी मेरे लिए ध्यान देना, अगर K1 यूज कर रहा हूँ तो बी मेरे लिए प्रोडक्ट हो जा रहा था, तो पॉजिटिव यूज करेंगे तो K1 इंटू ए। जब K2 यूज करने जा रहे हैं तो बी मेरा क्या रह रहा है, रिएक्टेंट हो जा रहा है, तो माइनस क्या लिख सकते हैं, माइनस K2 इंटू बी। तो डी बाई डी टी इज इक्वल टू ध्यान देना ए लिख सकते हैं, ए टू द पावर माइनस K1T माइनस K2 बी। तो ध्यान देना इसको हम क्या करें, इस तरह से ला देंगे, इस तरह से ला देंगे, ध्यान देना। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, ध्यान देना। ये तुम्हारे क्या बन जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान देना। इसको कैसे सॉल्व करते हैं बेसिकली तुम्हारे क्या, ध्यान देना, प्रकाश सर बताएंगे। इनफैक्ट प्रकाश सर, मैथ्स वाले सर बताएंगे कि इसको कैसे, ध्यान देना, सॉल्व करते हैं। इनफैक्ट ध्यान देना, तुम्हें 12th में इसको डिटेल में पढ़ना भी है, डिटेल में, ध्यान देना, जब इंटीग्रेशन पढ़ाया जाएगा तो तुम इसको पढ़ोगे। तो ध्यान देना, मैं कैलकुलेशन पार्ट छोड़ रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आ जा रहा हूँ, ध्यान देना कि मुझे एक्चुअल में उसको इंटीग्रेट करने पे मिला क्या। तो सीबीटी, सीबीटी इंटीग्रेट करने पे मिला तो क्या मिला, K1A डिवाइड बाई क्या, K2 माइनस K1 ई टू द पावर माइनस K1T माइनस ई टू द पावर माइनस K2T। मैं बोलूंगा, ध्यान देना, CAT CBT और CT को रट ही लेना, इनके फॉर्मूले रट लेना। मैंने बोला लीस्ट इंपॉर्टेंट है, पर गलती से आ गया, ध्यान देना, क्वेश्चन का पता नहीं है, एडवांस में दे सकता है, या ध्यान देना बंसल वाले अपने टेस्ट में डाल सकते हैं। तो रट लेना, ध्यान देना, रट लो, इनफैक्ट फॉर्मूला रट लेना, फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन तुम्हारे क्या होंगे, बन जाएंगे। क्योंकि ध्यान देना, इसमें प्रोसेस में कैसे हो रहा है इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ध्यान देना ये तो पहले से लिस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर गलती से क्वेश्चन पड़ेगा भी तो कैसा क्वेश्चन पड़ेगा, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पड़ेगा। जबकि पैरेलल ऑर्डर में ध्यान देना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है, ध्यान देना प्रोसेस में भी थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि ध्यान देना वहाँ पे इंटीग्रेशन करना क्या था, बहुत आसान था, जबकि तुम्हें पता है यहाँ पे इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा क्या है, टफ है। इसलिए ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आएंगे या ना आएंगे। तो समझ में आ रहा, सीबीटी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके। अब पूछ रहा, ध्यान देना, टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ बी इज मैक्सिमम। ध्यान देना ऑब्वियस सी बात है, ये क्वेश्चन बनता भी है कि बी कब मैक्सिमम होगा। तो मैंने बोला बी क्या हो रहा है, इंक्रीज किया, फिर क्या होगा, डिक्रीज करना वो स्टार्ट हो गया। बी मैंने पहले समझा दिया था, बी इनिशियली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, फिर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा मतलब इसी टाइम पे ध्यान देना ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसी टाइम पे ध्यान देना ये क्या होगा, ध्यान देना ये जो है पॉइंट है, इसी पे क्या होगा, मैक्सिमम होने वाला है। उस पॉइंट पे ध्यान देना हमारा स्लोप क्या है, जीरो है। तो ऑब्वियस सी बात मैं क्या लिख सकता हूँ, डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो लिख सकता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, डी वी बाई डी टी, अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ बी की बात कर रहा है और ये कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे इस पॉइंट पे चेक करना है कि कितना टाइम होगा। तो मैं क्या करूंगा, जो भी हमारा इक्वेशन है उसको क्या करूंगा, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करके क्या करूंगा, जीरो पुट कर दूंगा। वहां से जो टाइम की वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, टी मैक्स होगा। तो लिखा समझ में रहा, टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ बी इज मैक्सिमम को निकालने का तरीका क्या है, डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। सीबीटी तुमने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब डेल सीबीटी बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टाइम का तो कुछ है ही नहीं, तो वैसे के वैसे लिख दिया। ई टू द पावर माइनस K1T, तो क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर माइनस K1T इंटू माइनस K1, माइनस क्या देना, ई टू द माइनस K2T इंटू क्या होगा, माइनस K2, तो माइनस K2 और मिलके क्या बन जाएगा, प्लस K2। अब डी सी बी टी बाई डी टी की वैल्यू जीरो पुट करना, तो ये जीरो होंगे नहीं, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इनको जीरो पुट करना पड़ेगा। इनको जीरो पुट करोगे, ध्यान देना, तो लास्ट में मैंने क्या किया, यहाँ पे इनको जीरो पुट कर दिया, K2 ई टू द पावर माइनस K2T माइनस K1 ई टू द पावर माइनस K1T इज इक्वल टू जीरो। तो क्या करो, ध्यान देना, K1 को उस साइड लेके चले जाओ, K1 को क्या करो, इस साइड लेके चले जाओ। फिर K2 बाई K1 ई टू द पावर क्या होगा, माइनस K1T बाई ई टू द पावर माइनस K2T, ई टू द पावर माइनस K2T को क्या करो, ऊपर लेके चले जाओ। तो K2 बाई क्या होगा, ये आ जाएगा। अगर टाइम निकालना चाहते हो, ध्यान देना, टाइम निकालना, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट है तो ऐसा ज्यादा बेटर है क्या,
तुम एल एन ले लो दोनों तरफ, तो एल एन के टू बाई के वन इज इक्वल टू क्या, के टू माइनस के वन बाई टी। तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान देना। अब मैंने के टू माइनस के वन भी लिख सकते हैं, के टू माइनस के वन एल एन के टू बाई के वन भी लिख सकते हो, या के वन माइनस के टू। तो टी मैक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान देना, वन बाई के वन माइनस के टू इंटू क्या होगा, एल एन के वन बाई के टू। या तुम वैसे भी लिख सकते हो, उल्टा भी लिख सकते हो, के टू माइनस के वन इंटू क्या होगा, एल एन के टू बाई के वन। तो समझ में आ रहा, टी मैक्स का फॉर्मूला कैलकुलेट कैसे किया, जो सीबीटी हमारा निकला था उसी को क्या किया, ध्यान देना, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करके जीरो पुट कर दिया, और वहां से जो टाइम निकला उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान देना, टी मैक्स। टी मैक्स मतलब ध्यान देना, इस टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या होगा, हमारा मैक्सिमम होगा। अब पूछ रहा है मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ बी, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ बी निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, टी मैक्स क्या करो, जस्ट जो टी है उसमें पुट कर दो। तो ये हमारा क्या हुआ, ध्यान देना, इधर ये यहाँ पे टी मैक्स निकाला हुआ है, ये जो हमारा सीबीटी निकला हुआ है यहाँ पे, ध्यान देना, सीबीटी यहाँ पे जो निकला हुआ है, ध्यान देना, सीबीटी में निकाल रखा है, यहाँ पे जो टी है और यहाँ पे टी है, इसको मैं क्या करूँ, जस्ट टी मैक्स पुट कर दूं, टी मैक्स जो निकाला हो पुट कर दूं, पुट करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, सीबीटी हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। तो समझ में आ रहा, बी मैक्स जो होगा, ध्यान देना, वो कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा, ए के वन बाई के टू का पावर क्या होगा, के टू डिवाइड बाई के टू माइनस के वन। तो ध्यान देना, इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं किया, ध्यान देना, तुम घर पे सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि ध्यान देना, यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ, ये कैसे सॉल्व हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या घर पे तुम ध्यान देना हर चीज को सॉल्व कर सकते हो। ठीक हो जाएगा। बी मैक्स निकालने का तरीका क्या है, जो सीबीटी निकला हुआ है, जो उसमें टाइम दिया हुआ है, उसी टाइम में हम क्या करें, टी मैक्स पुट करें और सॉल्व कर ले। तो यहां तक समझ में आ रहा है सभी को। अब कैलकुलेशन ध्यान देना, कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी, तो डी सी बाई डी टी इजिकल टू क्या, के टू बी, बी हमने निकाला था, जिसको अगर सॉल्व करने का मन करे तो सीबीटी वैल्यू क्या करो, पुट करो और ध्यान देना निकाल लो। तो मैं तो बोलूंगा कि इसको रट ही लो, ज्यादा सही है। सी टी इजिकल टू क्या होगा, ए बाई के टू माइनस के वन, ये फॉर्मूला सी टी का हो जाएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ ध्यान देना, सी ए टी तो बहुत आसान था, ए टू द पावर माइनस के वन टी, सीबीटी तुम्हें रटना पड़ेगा, सी टी तुम्हें रटना पड़ेगा, टी मैक्सिमम भी रटना पड़ेगा, ध्यान देना, सीवी मैक्स भी तुम्हें रटना पड़ेगा। एवरेज लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ध्यान देना, एवरेज लाइफ ध्यान देना, फर्स्ट ऑर्डर का ध्यान देना, एवरेज लाइफ क्या होता है, हमेशा वन बाई के होता है, इनवर्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो टी एवरेज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, के को क्या लिख सकते हैं, एल एन टू बाई हाफ लाइफ, तो वैसे फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो समझ में आ रहा है, एवरेज लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हमेशा ध्यान रखना, एवरेज लाइफ क्या होगा, ध्यान देना, वन बाई रेट कांस्टेंट होगा। तो ये था ध्यान देना सिक्वेंशियल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये समझ में आ रहा है, इस पर ध्यान देना, मैंने क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन इसलिए नहीं दिया हुआ कि बोल सकता हूँ, ध्यान देना, मार्केट में क्वेश्चन भी नहीं है उतने सारे क्वेश्चन, अगर जेई मेंस या एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उतने सारे क्वेश्चंस नहीं है। या बोल सकता हूँ, ध्यान देना, मेरे मतलब जितना भी मैंने अभी पढ़ा है 4-5 साल, उसमें ध्यान देना मैंने कभी सिक्वेंशियल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे क्वेश्चन कम ही देखा है। कुछ क्वेश्चन ध्यान देना एडवांस के डीपीवी बनाओगे तो उनमें मिल सकते हैं, एक या दो क्वेश्चन, वो भी ध्यान देना, इनको रटने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। वहाँ पर अपने आप थोड़ा सा लॉजिक लॉजिक से दिमाग लगा के हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, आराम से बना सकते हैं। तो ये समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन कहने का मतलब, ध्यान देना, इसको बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ, ध्यान देना कि सिंपली टेम्परेचर कोफिशिएंट किसको बोलेंगे। ध्यान देना, अगर तुमने एक रिएक्शन कराया, उस रिएक्शन को ध्यान देना, उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया, और रेट ऑफ रिएक्शन तुमने टी इज इक्वल टू टी कैल्विन पे निकाला, और ध्यान देना फिर उसी रिएक्शन को ध्यान देना 10 डिग्री से बढ़ा दिया, और फिर रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, दोनों को डिवाइड किया। ध्यान देना, जैसे इसको मैं एक तरह से ऐसे समझा ही देता हूँ, जैसे मान लो, ध्यान देना, T1 कोई रिएक्शन था, T1 कैल्विन था मेरे पास, मैंने क्या किया, उस पे रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, तो क्या आया, RT1 आया। फिर ध्यान देना, T1 प्लस 10K पे मेरा कितना आया, ध्यान देना, RT2 आया। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ध्यान देना, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता और कुछ नहीं, ध्यान देना, RT2 बाई RT1। कहने का मतलब, ध्यान देना, किसी भी केमिकल रिएक्शन का ध्यान देना, अगर तुमने टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने पे जो चेंज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। जैसे मान लो किसी का रेट ऑफ रिएक्शन x था और 10 डिग्री बढ़ाने पे कितना हो गया, 3x, तो तुम क्या बोलोगे, सर टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है, 3 है। या किसी का ध्यान देना x है और 10 डिग्री बढ़ाने पे कितना हो गया, 4x, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होगा, 4 होगा। तो समझ में आ रहा है टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है।
तो लिखा हुआ ध्यान देना, एक बार मैं पढ़ भी देता हूँ। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन which is defined at two different temperature differ by 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान देना डिफरेंस कितना हो जाए 10 डिग्री। ध्यान देना यहाँ पे जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ध्यान देना तुम रेट ऑफ रिएक्शन में भी डिफाइन कर सकते हो, रेट कांस्टेंट में भी डिफाइन कर सकते हो। उसका रीजन क्या है, ध्यान देना जब तुम उसका रीजन क्या है, ध्यान देना जब तुम रेट लिखते हो तो इज इक्वल टू क्या होगा कि ए टू दी पावर क्या लिखते हो, एन लिखते हो। तो ध्यान देना टेम्परेचर का तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, टेम्परेचर का किससे लेना देना है, के से। तो अभी से जब टेम्परेचर चेंज करोगे तो किस में चेंज होगा, एक्चुअली के में चेंज होगा, और के में चेंज होगा तो क्या होगा, रेट में भी क्या होगा, चेंज होगा। इसलिए ध्यान देना टेम्परेचर कोफिशिएंट हम रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हो और रेट कांस्टेंट में भी डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए बोला ध्यान देना इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन which is defined at two different temperature differ by 10 degree centigrade। तो लिखा हुआ for chemical reaction rate of reaction RT and RT plus 10 at two different temperature T Kelvin and T plus 10 Kelvin। मतलब ना T Kelvin पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या RT है और T plus 10 Kelvin पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कितना RT plus 10। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा RT plus 10 डिवाइड बाई RT, या ध्यान देना KT plus 10 डिवाइड बाई KT। तो समझ में आ रहा, टेम्परेचर कोफिशिएंट रेट ऑफ रिएक्शन में भी डिफाइन हो सकता है या रेट कांस्टेंट, दोनों का मतलब ध्यान देना सेम ही है। क्योंकि ध्यान देना टेम्परेचर चेंज करोगे तो एक्चुअली क्या होगा, रेट कांस्टेंट में ही चेंज होगा जो कि रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज लाएगा। लिखा हुआ ध्यान देना इफ नो टेम्परेचर इज स्पेसिफाइड इन टेम्परेचर कोफिशिएंट देन इट कैन बी टेकन एज 25 डिग्री। ध्यान देना अगर क्वेश्चन में कभी भी ध्यान देना टेम्परेचर नहीं दिया है तो हमेशा तुम्हें क्या एज्यूम करना है, ध्यान देना 25 डिग्री सेंटीग्रेड एज्यूम करना है। ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट ध्यान देना टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एंड इट्स वैल्यू इज जनरली 2 और 3 और इन बिटवीन 2 और 3। ध्यान देना टेम्परेचर कोफिशिएंट जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, ध्यान देना उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ध्यान देना एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है और हमेशा देखा गया है कि उनका वैल्यू क्या होता है, या तो 2 होता है नहीं तो 3 होता है और या उनके बीच में होता है। ये नॉर्मली ध्यान देना बोला भी जाता है कि जब भी हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। मैक्सिमम टाइम ध्यान देना क्या होता है, डबल हो जाता है। तो वही बोला हूँ टेम्परेचर कोफिशिएंट या तो 2 होगा नहीं तो क्या होगा 3 होगा, नहीं तो इनके क्या होगा, हमेशा इनके बीच में ही होगा। तो ये समझ में आ रहा है। तो ध्यान देना अब थोड़ा सा, अब ध्यान अब आगे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ध्यान देना कि किसी के दिमाग में आ गया कि सर ये तो 10 डिग्री का है, कि मैं किसी के दिमाग में आ गया कि सर मैं 25 में हूँ, तो मैं 25 डिग्री पे हूँ, ध्यान देना तो मुझे पता आर है, और 35 पे ध्यान देना गया तो 2R हो गया, तो मुझे पता चल गया टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो बोल रहा है उसके दिमाग में आएगा सर 35 पे ना जाके मैं चाहता हूँ 55 पे लिखा लूँ या 75 पे लिखा लूँ। ध्यान देना तो उसी के लिए ध्यान देना ये तुम्हारा थ्योरी है। वी नो डेट ध्यान देना आर टी प्लस 10 बाई आर टी इज इक्वल टू क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। वी वांट टू डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन एट T2 केल्विन एंड रेट एट T1 इज गिवन। रेट एट T1 इज गिवन, ध्यान देना क्या दिया हुआ RT1 विथ टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ध्यान देना फॉर्मूला क्या होता है, RT2 इज इक्वल टू क्या होगा RT1 टेम्परेचर कोफिशिएंट T2 माइनस T1 का पावर 10। ये फॉर्मूला ध्यान देना डेराइव किया गया था, या तुम थ्योरेटिकली भी इसको बना सकते हो, जैसे मैं अगले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो RT2 इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान देना RT1 ब्रैकेट में टेम्परेचर कोफिशिएंट का पावर T2 माइनस T1 डिवाइड बाई 10। ये समझ में आ रहा है। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे ध्यान देना फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए कन्वर्टर है बी में, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन इज 2 एंड रेट ऑफ रिएक्शन 25 डिग्रीज आर। 25 डिग्री पे आर बोला जा रहा है और पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन एट 55 डिग्री। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, ध्यान देना निकालना कि R55 दिया क्या R25। तो R55 कितना होगा R25 2 का पावर क्या होगा 55 माइनस 25 डिवाइड बाई 10, तो कितना होगा 30 डिवाइड बाई 10 तो कितना हो जाएगा 3, तो 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8, तो R55 कितना हो जाएगा 8R। तो ये तो हुआ ध्यान देना कि तुमने फॉर्मूला यूज किया, या तुम ऐसे भी देख सकते हो, ध्यान देना तुम किस पे थे 25, 25 से क्या होगा 35, 35 से क्या होगा ध्यान देना 45 और 45 से क्या होगा ध्यान देना 55। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या दिया 2, मतलब ध्यान देना यहाँ से यहाँ गए तो कितना हुआ 2 गुना बढ़ा, यहाँ से यहाँ गए तो फिर क्या हुआ 2 गुना बढ़ा, और यहाँ से यहाँ गए तो फिर क्या हुआ 2 गुना। समझ में आ रहा है। 25 से 35 जाएंगे तो डबल होगा, 35 से 45 जाएंगे तो फिर डबल होगा,
और 45 से 55 जाएंगे तो क्या होगा, डबल हो जाएगा। मतलब 25 पे 2 है, 35 पे ध्यान रहे, सॉरी 25 पे तो सिंपल आर है, 35 पे गया तो क्या हुआ 2r, 45 पे गया तो इसका डबल हो गया तो कितना हो जाएगा 4r, और 55 पे गया तो इसका डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8r। ध्यान देना तुम वैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो और ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो ध्यान देना मैं तो बोलूंगा फॉर्मूला अगर रटे हो तो फॉर्मूला रट लो, नहीं तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का भी यूज कर सकते हो। तुम्हें पता है 10 डिग्री बढ़ाने पे भैया दो डबल हो जा रहा है, तो 25 से 35 गया तो डबल हो गया, 35 से 45 गया तो उसका डबल हो जाएगा, 45 से 55 जाऊंगा तो उसका डबल हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट ध्यान देना एक और क्वेश्चन है, टू डिफरेंट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रेट ऑफ बोथ रिएक्शन एट 25 डिग्री सेम। दो डिफरेंट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है, रेट ऑफ रिएक्शन ध्यान देना दोनों का क्या है सेम है। देन कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एट 55 डिग्री इफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन इज 2। फर्स्ट का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ध्यान देना 2 है और सेकंड का टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है 3 है। 25 डिग्री पे दोनों का रेट सेम है और पूछा जा रहा है R55 का रेशियो। तो RT21 by RT2 2, RT1 2 का पावर 55 by 25 by 10, RT1 3 का पावर 5, तो यहाँ तो 2 का पावर क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 3 का पावर 3 तो कितना हो जाएगा 27, तो कितना हो जाएगा 8/27। ये तो ध्यान देना बहुत आसान था, फॉर्मूला यूज करके तुमने क्या किया बना लिया। ये समझ में आ रहा है। या तुम वैसे भी देख सकते हो, ध्यान देना जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन था उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना था 2 था, तो ध्यान देना 55 पे पहुंच गया कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। दूसरे का कितना था 3 था, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, तो रेशियो कितना हो जाएगा 8/27। पर ध्यान देना दोनों का रेट कांस्टेंट जो 25 डिग्री पे है, ध्यान देना उनका सेम होना बहुत इंपॉर्टेंट था। ध्यान देना अगर सेम हुआ तभी क्या हुआ कैंसिल आउट हो गया, अगर वो सेम नहीं होता ध्यान देना तो भी तुम्हारे इक्वेशन में आता। तो ये समझ में आ रहा है सभी को। तो ध्यान देना टेम्परेचर कोएफिशिएंट सभी को समझ में आ गया। टेम्परेचर कोएफिशिएंट बेसिकली क्या होता है, ध्यान देना किसी भी रिएक्शन का ध्यान देना 10 डिग्री बढ़ाने पे जो रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ध्यान देना टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब आते हैं ध्यान देना आरएनएस थ्योरी और इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी। आरएनएस थ्योरी बेसिकली ध्यान देना पहले तो हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे, फिर इसको न्यूमेरिकली डिस्कस करेंगे कि इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी कैसे आता। तो आरएनएस थ्योरी को ध्यान देना मैंने थोड़ा सा पहले भी एक्सप्लेन किया था, जहाँ पे मैंने क्या डिफाइन किया था ध्यान देना मॉलिकुलरिटी डिफाइन किया था। मॉलिकुलरिटी में मैंने बोला था ध्यान देना मॉलिकुलरिटी बेसिकली क्या होता है, बेसिकली होता क्या है ट्रांजिशन जो स्टेट होता है, ट्रांजिशन स्टेट में ध्यान देना रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मॉलिकुलरिटी। ध्यान देना उसी चीज को एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। ध्यान देना आरएनएस थ्योरी इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी में होता है क्या, ध्यान देना कि इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी नाम से पता चल रहा है कि ध्यान देना सबसे पहले जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, ध्यान देना 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे ध्यान देना उनका कोलाइड होना बहुत जरूरी है, मतलब उनके बीच में कोलिजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है वो जो कोलिजन होगा क्या होना चाहिए ध्यान देना प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। तीसरा है वो जो कोलिजन हो रहा है ध्यान देना प्रॉपर ओरिएंटेशन में भी हो रहा है, उनके पास ध्यान देना सफिशिएंट ध्यान देना एक्टिवेशन एनर्जी होना चाहिए ताकि वो ध्यान देना क्या हो सके रिएक्शन में पार्टिसिपेट या ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सके। क्योंकि हमें पता है एक बार ध्यान देना ट्रांजिशन स्टेट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया मतलब ध्यान देना प्रोडक्ट वो बनाएगा ही बनाएगा। तो वही ध्यान देना थ्योरेटिकल टॉपिक है, थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन देयर विल बी कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ऑब्वियस सी बात है जब भी केमिकल रिएक्शन होगा ध्यान देना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा कोलिजन होगा। ड्यूरिंग द रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट विल बी ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। ऑब्वियस सी बात ध्यान देना जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा ध्यान देना उसमें ओल्ड बॉन्ड्स टूटेंगे और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। जैसे ध्यान देना एक बताया भी था एग्जांपल ए बी प्लस क्या है ए किस में कन्वर्ट हुआ था ध्यान देना A2 प्लस बी, मतलब ध्यान देना ए बी बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा टूटेगा और ए बॉन्ड क्या होगा फॉर्म होगा। तो जब भी ध्यान देना रिएक्शन होता है उसमें ऑब्वियस सी बात है ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड क्या होते हैं फॉर्म होंगे। ये समझ में आ रहा। नेक्स्ट जो तीसरा पार्ट है ध्यान देना उसको मैं जो एक्सप्लेन किया था ऑल द रैंडम कोलिजन विल नॉट लीड इनटू प्रोडक्ट फॉर्मेशन और ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन। only those collision which are taking place in proper orientation contain sufficient amount of energy to cross over energy barrier or transition state formation। समझ में आ रहा। such type of collision is known as effective collision। ध्यान देना उस टाइप की कोलिजन को हम लोग क्या बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। तो इफेक्टिव कोलिजन में ध्यान देना
सिंपल है कि इफेक्टिव कोलिजन कौन होगा, ध्यान देना, जो सबसे पहले क्या करे, कोलाइड करे और उनके पास क्या हो, सफिशिएंट एनर्जी हो, और वो जो कोलिजन किस में होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द इफेक्टिव कोलिजन alpha activated complex or transition state or high energy state is formed. It is very unstable and it cannot be isolated। ध्यान देना, ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोलिजन होगा तो ध्यान देना ट्रांजिशन स्टेट में एक अल्फा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। जब भी कॉलिजन होगा ध्यान देना उसमें अल्फा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ट्रांजिशन जो स्टेट होता है, ध्यान देना ट्रांजिशन स्टेट ध्यान देना बनता कहाँ पे, ये वाला, ये ट्रांजिशन स्टेट होता है। तो ट्रांजिशन स्टेट ध्यान देना जब बन रहा है तो ऑब्वियस से बात है उस केस में ध्यान देना चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, उनकी एनर्जी क्या है, सबसे बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा है। अगर एनर्जी सबसे ज्यादा है तो ऑब्वियस से बात है स्टेबिलिटी क्या होगी, बहुत कम होगी। तो इसलिए लिखा हुआ इट इज वेरी अनस्टेबल एंड इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड। ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, इनको हम लोग आइसोलेट नहीं कर सकते। अनस्टेबल होगा ध्यान देना तो ऑब्वियस बात है स्टेबिलिटी की तरफ भागेगा, मतलब अनस्टेबल होगा तो वहां पे उसके रुकने के चांसेस क्या होंगे, बहुत कम होंगे। इनफैक्ट ध्यान देना जो ट्रांजिशन स्टेट में पार्टिसिपेट करते हैं वहां पे जो बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड फॉर्म होता है, ध्यान देना नैनो सेकेंड्स में पूरा का पूरा काम हो जाता है। जैसे ध्यान देना एग्जाम्पल में वही लिखूंगा, ध्यान देना ए बी है और ए है, क्या बन रहा है A2+B। तो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन और क्या होगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन। जैसे ध्यान देना बी और ए के बीच में क्या होगा, बॉन्ड टूट रहा है और ए के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो क्या बन जाएगा, ध्यान देना A2+B। तो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे समझ में आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल में लाइव एग्जाम्पल H2+I2 गिव्स 2HI, HH और H2 और I2 ऐसे ही बॉन्ड है, ध्यान देना। तो ये बॉन्ड क्या होगा, ध्यान देना टूट रहा होगा और ये बॉन्ड क्या है, फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड भी क्या होगा, टूटेगा। तो क्या बन गया HI और HI। तो ध्यान देना ये वो अपना पुराना एग्जाम्पल में आ जाते हैं, इसी को ध्यान देना हम एक्सप्लेन करते हैं। रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक होगा तो क्या होगा, जैसे AB+ है किसमें कन्वर्ट हुआ, A2+B। अब मान लेते ध्यान देना कि ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है। इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक तो एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। डेल्टा एच हमेशा ध्यान देना एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ही होता है। डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव। डेल्टा एच हमेशा क्या होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अगर डेल्टा एच को नेगेटिव है होना है, डेल्टा एच को नेगेटिव होना है तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ध्यान देना जब भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा कम होगा। तो अगर ध्यान देना मैं इसको ध्यान देना एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ड्रॉ करता हूं तो ये मेरा वो है। अब यहाँ पे ध्यान देना रिएक्टेंट है, ये वाला पार्ट क्या है, रिएक्टेंट है, और ये मेरा पार्ट क्या है, प्रोडक्ट है। यहाँ पे ये पार्ट क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, और ये क्या, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है, ये वाला जो है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है और ये वाला ध्यान देना क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। साफ पता चल रहा है ER ग्रेटर देन क्या है, EP है। और ये ध्यान देना ये पाथ है, यहाँ पे ध्यान देना AB+A है, रिएक्टेंट है। ये मेरा कौन सा है, ट्रांजिशन स्टेट है, मतलब B और A बॉन्ड टूट रहा है और A बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे क्या A2+B, ये मेरा क्या प्रोडक्ट है। तो ये समझ में आ रहा है, ये रिएक्टेंट है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है। ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, एक्टिवेशन एनर्जी है। अब ध्यान देना एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये जो एनर्जी है टर्म, ध्यान देना ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ से अगर ध्यान देना उल्टा जाना हो तो ऑब्वियस बात है ये एनर्जी क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये एनर्जी क्या है, एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ध्यान देना, तो इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो EF ध्यान देना क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। EAB क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी होता है क्या, ध्यान देना एक्टिवेशन एनर्जी, ध्यान देना बहुत लोग बोलते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ध्यान देना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बोलते, ध्यान देना मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी, ध्यान देना लिखा हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे। It is the minimum extra amount of energy with respect to energy of reactant required to cross over energy barrier or the formation of transition state for reactant। तो ऑब्वियसली ध्यान देना रिएक्टेंट के पास ध्यान देना ऑलरेडी एनर्जी है, उसके अलावा जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट में पार्टिसिपेट कर सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान देना एक्टिवेशन एनर्जी। अब देन एक टर्म होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, ध्यान देना मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट। उसमें क्या होगा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट भी होगा और एक्टिवेशन एनर्जी इंक्लूड दोनों होगा। समझ में आ रहा है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट टू क्रॉस ओवर एनर्जी बैरियर। तो दो टर्म में ध्यान देना, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी ध्यान देना ऑब्वियस से बात है, हमारे रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है
उनके पास ध्यान देना ऑलरेडी अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। तो ध्यान देना जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है तो जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जाएगा तो जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब एक्टिवेशन एनर्जी को मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना एनर्जी, ध्यान देना रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो उन सभी के पास एनर्जी है। उसके अलावा जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट में पार्टिसिपेट कर सके उसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगा, बेसिकली हमारे लिए क्या होगा, ध्यान देना एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो पूरा एनर्जी टर्म ध्यान देना इसको इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान देना थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ईटी जो है ध्यान देना ईटी, ईटी ध्यान देना क्या हो जाएगा, ध्यान देना एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ईटी क्या हो जाएगा, ध्यान देना एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फिर से ध्यान देना अगर मैं प्रोडक्ट साइड में डिफाइन करूँ तो ईटी क्या होगा, ध्यान देना एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट प्लस क्या होगा, ध्यान देना एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि ध्यान देना यहाँ बात करो या यहाँ बात करो दोनों जगह तो ईटी क्या है, सेम ही है। तो ईटी ध्यान देना दोनों से एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और प्रोडक्ट रिस्पॉन्डिंग देखो तो क्या होगा, ईटी क्या होगा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये सभी को समझ में आ रहा है। तो ईटी मैंने डिफाइन कर दिया, थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ रिएक्शन जहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ई आर प्लस ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, ई बी प्लस ये बैकवर्ड डायरेक्शन, ये हो जाएगा। तो अब हम बात करते, ध्यान देना एक्सोथर्मिक के लिए हमें पता था, ध्यान देना कि डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव। हमने डेल्टा एच लिखा भी लिया, ध्यान देना एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस क्या होता है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का एनर्जी दिया तो हम डेल्टा एच ऐसे निकालेंगे। कभी कभी ध्यान देना वो एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में भी दे देता है तो उसमें कैसे निकालेंगे उसका बताता हूँ। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच क्या होगा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या लिख सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ध्यान देना क्यों, ध्यान देना क्योंकि अगर मैं पीछे देखूं तो ध्यान देना अगर मुझे सॉरी अगर ध्यान देना यहाँ पे ईटी है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट चाहिए तो मैं क्या लिखूं, ईटी माइनस ई फॉरवर्ड। अगर मुझे ईपी चाहिए तो ईटी माइनस क्या लिखूं, ई बैकवर्ड। तो समझ में आ रहा है, इसी को ध्यान देना मैं यहाँ पे चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मुझे ईपी चाहिए तो क्या लिखूंगा, ईटी माइनस ई बैकवर्ड। नेगेटिव पहले से ध्यान देना, ईपी चाहिए तो ईटी माइनस क्या होगा, ए फॉरवर्ड, तो माइनस ईटी रहेगा प्लस क्या होगा, ए फॉरवर्ड। तो डेल्टा एच बेसिकली क्या हो जाएगा, ध्यान देना ए फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड। तो ध्यान देना डेल्टा एच हमेशा क्या होगा, ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड होगा। जैसे डेल्टा एच हमेशा क्या होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में क्या होगा, डेल्टा एच क्या होगा, ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड। डेल्टा एच नेगेटिव है तो ऑब्वियसली बात है ई बैकवर्ड को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन ई फॉरवर्ड। और ध्यान देना है भी, ध्यान देना अगर पीछे जाके देखोगे तो ई बैकवर्ड, ध्यान देना साफ दिख रहा है ई बैकवर्ड और ई फॉरवर्ड कौन ज्यादा, ध्यान देना ई बैकवर्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस बात अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ध्यान देना ई बैकवर्ड हमारा क्या होगा, ई फॉरवर्ड से ज्यादा होगा। तो समझ में आ रहा है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो डेल्टा एच हमेशा ध्यान रखना दो टर्म में एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होगा या ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड होगा। नेक्स्ट ध्यान देना इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, मतलब ईपी माइनस ई आर। पॉजिटिव होने के लिए हर हाल में क्या पढ़ना है, ईपी माइनस ईपी ग्रेटर देन ई आर, मतलब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट अब ज्यादा होगा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कम होगा। मतलब रिएक्टेंट को मुझे नीचे बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट को मुझे ऊपर बनाना पड़ेगा। ये फॉरवर्ड ये है और ये बैकवर्ड ये है। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। तो ये फॉरवर्ड ग्रेटर देन क्या होगा, ये बैकवर्ड। और यहाँ पे साफ दिख रहा है ये फॉरवर्ड है और ये बैकवर्ड है, कौन ज्यादा है, ये फॉरवर्ड तो हमारा ज्यादा है। ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। तो ये ध्यान देना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था। अब थोड़ा सा ध्यान देना न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कैसे हमारे k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी आता है। तो ध्यान देना वही लिखा हुआ रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो अब बात करते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन समझ में आ ही रहा, तो ध्यान देना दो एटम या दो रिएक्टेंट्स टकराएंगे एक दूसरे से, दो एटम से दो मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिजन। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो ध्यान देना
किस रेट से ध्यान देना, या बोल सकते हो ध्यान देना कोलिजन टेकिंग प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इनफैक्ट ध्यान देना हमने कोलिजन फ्रीक्वेंसी स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा भी था, वहां पे बहुत सारे फॉर्मूले भी डिराइव किए थे, वही लिखा हुआ है नंबर ऑफ कोलिजन दैट टेक्स प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ध्यान देना जेड, जैसे ए प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो ध्यान देना इफ जेड ए बी इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड एफ इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज कोलिजन आर इफेक्टिव। तो ध्यान देना ए प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो मैंने एक टर्म मान लिया जेड ए बी, जेड ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान देना कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन ए एंड बी रिप्रेजेंट कर रहा है। लिखा इफ जेड ए बी इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड एफ इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हिज कोलिजन्स आर इफेक्टिव, हुज कोलिजन्स आर इफेक्टिव। तो ध्यान देना क्या बोला जा रहा है इसमें कि if ZAB is the collision frequency and F is a fraction of molecule whose collisions are effective, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा dx by dt। तो रेट ऑफ रिएक्शन ध्यान देना किस पे डिपेंड करेगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी और फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। ZAB इंटू क्या हो जाएगा F। एक समझ में आ रहा है, बोला जा रहा है if ZAB is a collision frequency and F is a fraction of molecule whose collisions are effective। तो ध्यान देना मैंने बता रखा था रेट ऑफ रिएक्शन जो है प्योरली, ध्यान देना रेट ऑफ रिएक्शन ए कितना कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, और वो ए कितना कन्वर्ट प्रोडक्ट में हुआ, ऑब्वियस बात कैसे पता चलेगा कि ए का कितना मॉलिक्यूल या बी का कितना मॉलिक्यूल, ध्यान देना ट्रांजिशन स्टेट में पार्टिसिपेट किया, और ट्रांजिशन स्टेट में पार्टिसिपेट करने के लिए 3 पैरामीटर्स की जरूरत है, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी की बात कर ही रहा है। और ध्यान देना एफ रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ इज अ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच कोलिजन्स आर इफेक्टिव। तो रेट ऑफ रिएक्शन dx by dt इज इक्वल टू क्या होगा ZAB into F। अब ध्यान देना वो F को डिफाइन करेगा। नाउ एज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन एक्टिवेशन एनर्जी, हमें पता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है, इसलिए ध्यान देना F को डिफाइन किया, F इज इक्वल टू क्या है e टू द पावर माइनस EA बाई RT। ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, F इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस EA बाई RT। F रिप्रेजेंट कर रहा है ध्यान देना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ध्यान देना F क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे लिखा हुआ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन ई है, तो बोल्ट्जमैन फैक्टर तो समझ में आ रहा है। एक तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, और मैंने एक्टिवेशन एनर्जी वाला यहाँ पे 2 फैक्टर इंक्लूड कर दिया, और तीसरा मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन वाला इंक्लूड करना पड़ेगा। तो एफ समझ में आ रहा है, एफ इज इक्वल टू क्या होगा ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, और एफ ध्यान रखिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान देना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा ZAB ई टू द पावर माइनस EA बाई RT। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है, रेट इज इक्वल टू क्या होगा ZAB ई टू द पावर माइनस EA बाई RT। लिखा हुआ है टू अकाउंट फॉर इफेक्टिव कोलिजन अनदर फैक्टर P कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर इज इंट्रोड्यूस। ध्यान देना P इंट्रोड्यूस करेंगे, इट टेक्स इनटू अकाउंट द फैक्ट दैट इन ए कोलिजन मॉलिक्यूल मस्ट बी प्रॉपर्ली ओरिएंटेड। ध्यान देना P एक ध्यान देना फैक्टर होगा, प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर होगा, जो बेसिकली देखेगा कि जो भी तुम्हारे कोलिजन हो रहा है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो रहा है कि नहीं, तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। तो रेट इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, P इंटू ZAB इंटू क्या होगा ई टू द पावर माइनस EA बाई टी। तो P भी ध्यान देना कांस्टेंट है, ZAB भी क्या है कांस्टेंट है, तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा KA ई टू द पावर माइनस EA बाई RT। रेट इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान देना A सॉरी K बोल दिया, रेट इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान देना दोनों कांस्टेंट मिलकर एक नया कांस्टेंट बनाएंगे A, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आरएनएस फैक्टर। अब ध्यान देना रेट है, रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान देना टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्चुअली ध्यान देना ये रेट नहीं है और कुछ नहीं, ध्यान देना ये रेट ना होकर क्या है, ध्यान देना K है, तो वही लिखा हुआ ध्यान देना आरएनएस इक्वेशन फॉर रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू क्या होगा A ई टू द पावर माइनस EA बाई RT। एक्चुअली रेट की जो बात कर रहा था वो किसकी बात कर रहा था, ध्यान देना हम लोग K की, क्योंकि K ही इंक्लूड, ध्यान देना K ही डिपेंड करता, ध्यान देना कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करेगा और ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। तो K इज इक्वल टू क्या होगा A ई टू द पावर माइनस EA बाई RT। कभी कभी पूछ भी देता है, ध्यान देना ए में कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड है, ए में ध्यान देना कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड है, तो ए में हमारे कौन से फैक्टर है, ध्यान देना एक तो हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, और दूसरा ध्यान देना प्रॉपर ओरिएंटेशन वाला फैक्टर है। ई टू द पावर माइनस EA बाई RT में कौन सा फैक्टर इंक्लूड है, ध्यान देना एक्टिवेशन एनर्जी वाला फैक्टर इंक्लूड है। समझ में आ रहा है, EA की वैल्यू क्या होगी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, आर की वैल्यू क्या होगा 8.314 जूल पर केल्विन। ध्यान देना आर की वैल्यू डिपेंड करता है, ध्यान देना ऑब्वियस बात है आर की वैल्यू डिपेंड करेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी का ध्यान देना यूनिट क्या है, आर की वैल्यू बेसिकली डिपेंड करेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट जूल में होगी तो 8.31 पुट कर देंगे, कैलोरी में हुई तो हम लोग 2 पुट कर देंगे। टी जो है टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, के जो रिप्रेजेंट करता है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन को, और ए जो है आरएनएस कांस्टेंट और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर को रिप्रेजेंट
करता है। तो ये सब टर्म सभी को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट ध्यान रखना कुछ पॉइंट्स है जिनको हमें ध्यान रखना पड़ता है। रेट कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बोला जा रहा है ध्यान देना रेट कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ध्यान देना उसका रीजन क्या ध्यान देना, के जो होता है ए ई टू दी पावर क्या होगा माइनस ई ए बाई आर टी है। ई ए बाई क्या आर टी है। अगर कोई पार्टिकुलर रिएक्शन है तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा कांस्टेंट होगा, और तुमने टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिया तो की तो डिपेंड ही किस पे कर रहा था एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पे, तुमने बाकी सब तो कांस्टेंट कर दिया तो रेट कांस्टेंट भी क्या होगा कांस्टेंट होगा। इसलिए रेट कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन रिमेंस कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। यूनिट ऑफ ए ही ध्यान देना यूनिट ऑफ के है, जो के का यूनिट है ध्यान देना उसी वही यूनिट हमारा क्या होता है ए का। और ध्यान देना ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से ध्यान देना फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो यूनिट ऑफ के ध्यान देना क्या होगा टाइम, टाइम इनवर्स होगा तो ए का यूनिट क्या होगा टाइम इनवर्स होगा। एक ध्यान देना क्वेश्चन जेई 2009 में ध्यान देना ग्राफ पूछ लिया गया था, ध्यान देना ड्रॉ ए ग्राफ के वर्सेस टी, तो के इज इक्वल टू क्या ए टू द पावर माइनस ए बाय आर टी एट टी इज इक्वल एट टी टेंड्स टू जीरो। ध्यान देना एट टी टेंड्स टू जीरो, टी टेंड्स टू जीरो होगा तो ध्यान देना समथिंग बाय जीरो क्या होगा इनफाइनाइट होगा, तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, इसलिए ध्यान के की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी वन बाई टी की वैल्यू क्या होगा जीरो हो जाएगी, ई टू द पावर जीरो कितना हो जाएगा वन, तो के इज इक्वल टू क्या होगा ए होगा। तो ध्यान के का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा ए होगा, और कैसा होगा ध्यान देना इंक्रीज करेगा। भी समझ में आ रहा। नेक्स्ट ध्यान देना ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। एल एन के वर्सेज वन बाई टी, एल एन के वर्सेज वन बाई टी ध्यान देना अगर ग्राफ बनाना है तो के इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ए बाई आर टी होता है, दोनों तरफ एल एन एल एन के इज इक्वल टू एल एन माइनस ए बाई आर टी। एल एन के वर्सेज वन बाई टी है तो वन बाई टी एक्स हो जाएगा, एल एन के क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, तो ये तो एल एन ए मेरा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, और माइनस ई ए बाई आर मेरे क्या हो जाएगा स्लोप हो जाएगा। तो अब भी इस बार समझ में आ रहा है, ध्यान देना स्ट्रेट लाइन है और स्लोप क्या नेगेटिव है, इसलिए ध्यान देना कर्व क्या है ऐसा है, इंटरसेप्ट कितना एल एन के है और स्लोप कितना माइनस ई ए बाई आर। ये समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन दिया हुआ पूछा जा रहा है, ध्यान देना फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एंड वाई पॉइंट्स आल्सो कैलकुलेट टेम्परेचर वैल्यू एट एक्स एंड। अब एल एन के वर्सेस वन बाई टी दिया हुआ है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पूछ रहा एट पॉइंट एक्स, वन बाई टी की वैल्यू कितनी होगी जीरो, साफ पता चल रहा है पॉइंट एक्स ये है ना, पॉइंट एक्स ये है, तो वन बाई टी की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, वन बाई टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो टी टेंड्स टू क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान देना अगर तुमने एक्स निकाल लिया एक पॉइंट एक्स को, ध्यान देना वन बाई टी तो क्या है जीरो है, वन बाई टी की वैल्यू क्या है जीरो, सॉरी गड़बड़ होके ध्यान थोड़ी गड़बड़ हो जा रहा थोड़ा सा। तो ध्यान देना हमें एक्स और वाई पॉइंट निकालना है, तो ध्यान देना मैं कोऑर्डिनेट एक्स की बात करता हूँ, तो वन बाई टी की वैल्यू क्या जीरो है, तो वन बाई टी की वैल्यू मैंने जीरो पुट कर दिया। अब देना वन बाई टी की वैल्यू जीरो पुट कर दो, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ध्यान देना तुम्हें क्या निकालना है, ध्यान देना इसका वाई पार्ट भी निकालना है, तो वाई पार्ट तो साफ पता चल रहा है क्या है एल एन ए, क्योंकि इंटरसेप्ट तो हमने अभी बताया था, इंटरसेप्ट कितना था ध्यान एल एन ए, इनफैक्ट हम निकाल भी सकते हैं एल एन के इज इक्वल टू क्या होगा एल एन ए माइनस ए बाई आर टी, वन बाई टी की वैल्यू क्या है जीरो है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो एल एन के की वैल्यू कितनी हो जाएगी एल एन ए, तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा जीरो और एल एन ए। जैसे एक्स निकाला ध्यान देना वैसे हम क्या कर सकते हैं वाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वाई कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके का आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट ध्यान देना calculate activation energy for the given reaction A to B if slope of ln k versus 1 by t is 0.5। ऑप्शन दिया हुआ ln k versus 1 by t का स्लोप दिया 0.5, हमें पता है इसका स्लोप क्या होता है माइनस ई ए बाई आर अभी निकाला था, माइनस ई ए बाई आर की वैल्यू कितनी है 0.5। ऑप्शन देखा तो सभी में क्या दिया हुआ है कैलोरी दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी किस में दिया हुआ कैलोरी में दिया हुआ, तो आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे टू पुट करेंगे, आर की वैल्यू टू पुट करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आ जाएगी -1 कैलोरी आ जाएगी। ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना इन आरएनएस इक्वेशन फॉर ए सर्टेन रिएक्शन द वैल्यू ऑफ ए एंड ई ए, वैल्यू ऑफ ए और ई ए भी दिया हुआ है, एट व्हाट टेम्परेचर द रिएक्शन विल हैव ए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट दिस।
ध्यान देना k इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ये बैठी, ध्यान देना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तुम्हें ln log में भी लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो k ए टू द पावर माइनस ये बैठी, मतलब ध्यान देना बोला जा रहा है कि ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ और एक्टिवेशन एनर्जी भी दिया हुआ, सब चीज़ दिया हुआ, आर हमें पता है, टी पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना। आराम से इसको डायरेक्ट पुट करने से अच्छा है कि ध्यान देना, क्योंकि एक्सपोनेंट के वैल्यू दिया नहीं है, डायरेक्ट पुट करने से अच्छा है कि हम कहाँ जाए, इसको एलएन में ले जाए और लॉग में ले जाए, लॉग में ले जाके क्या करें, इसको सॉल्व कर ले। तो आज का लेक्चर ध्यान देना हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में ध्यान देना बाकी सब देखेंगे। थैंक यू।